नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन चौधरी सक्सेस प्लस अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज 13 दिसंबर है और 13 दिसंबर का दिन भारत के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाता है, क्योंकि दोस्तों आज ही के दिन सन 2001 में भारत के लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले संसद भवन यानी इंडियन पार्लियामेंट पर पाकिस्तान से आए 5 आतंकवादियों ने अटैक कर दिया था और इस लोकतंत्र के मंदिर को खंडित करने की कोशिश करी थी, साजिश करी थी। लेकिन इस कोशिश को नाकाम करने के लिए भारत की दिल्ली पुलिस के जवानों और सीआरपीएफ के जवानों ने अपनी जान की बाजी तक लगा दी थी और इसमें इन 9 जवानों ने अपनी जान गंवाई थी और इस बिल्डिंग को और अपने पार्लियामेंटेरियंस को प्रोटेक्ट किया था। तो सबसे पहले तो इन 9 जवानों को हम शत शत नमन करते हैं, इनकी शहादत को हम प्रणाम करते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे 2001 के इंडियन पार्लियामेंट अटैक की। तो दोस्तों, अगर बात करें भारत पर हुए टेररिस्ट अटैक्स की, तो भारत पर बहुत बार टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं और वो हमेशा आप जानते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से हुए हैं ज़्यादातर बार, और उसमें बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है। चाहे वो 26/11 का अटैक हो, चाहे वो उरी का अटैक हो, चाहे मुंबई के धमाके हों, बहुत लोगों ने जान गंवाई है। तो अगर नुकसान के स्तर पे देखा जाए तो इस अटैक में सिर्फ 9 लोगों की जान गई। हर जान की कोई कीमत नहीं होती, 9 लोग का मारा जाना भी बड़ी बात है, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता था इस अटैक में, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर अगर ये टेररिस्ट पहुंच जाते और अंधाधुंध फायरिंग करके हमारे पॉलिटिशियंस को भी मार सकते थे और बहुत लोग मारे जा सकते थे। लेकिन दोस्तों, सिर्फ नुकसान के स्तर पे ना देखिए, इस अटैक को साइकोलॉजिकल देखिए। कितना बड़ा साइकोलॉजिकल अटैक था, कितना बड़ा डैमेज था कि देश की संसद तक आतंकवाद पहुंच चुका। जो देश की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग मानी जा सकती है, वहां तक आतंकवाद पहुंच गया, तो देश का आम नागरिक अपने आप को कितना सुरक्षित समझेगा। तो ये टेररिस्ट अटैक जो है, ये साइकोलॉजिकल अटैक भी था और हमें सोचने पे भी कहीं ना कहीं मजबूर कर रहा था कि हमारे जो सुरक्षा इंतजामात हैं, चाहे वो हमारे पार्लियामेंट के ही क्यों ना हो, वो उतने मुकम्मल नहीं है, उतने बेहतर नहीं है और उनको हमें बेहतर करने की जरूरत है। उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई भी हैं, बेहतर भी हुआ है और आज के समय पार्लियामेंट तक कोई आतंकवादी पहुंच सके ऐसा लगभग नामुमकिन है। लेकिन ये अटैक कैसे हुआ, इसकी हम बात करते हैं। पूरा घटनाक्रम जो हुआ उसको मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ऑर्डर बाय ऑर्डर, पूरे इसके केस के अंत तक की बात करेंगे। तो 13 दिसंबर 2001 की बात है, दोपहर की बात है, लगभग 11:30 पौने 12 बजे की बात है। उस समय संसद भवन में, जो भारत का पार्लियामेंट है, वहां पे जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने, और लश्कर-ए-तैयबा का भी नाम आया था। हालांकि लश्कर-ए-तैयबा ने बाद में जो आतंकवादी संगठन है, दोनों ही संगठन जो है वो पाकिस्तान के ऑर्गेनाइजेशन है। ये भारत में भी एक्टिव रहते हैं, स्पेशली जम्मू कश्मीर में ये जो है एक्टिव रहते हैं, इनके कुछ सरगना। तो जैश-ए-मोहम्मद ने इस पूरी घटनाक्रम को, इसके टेररिस्ट ने अंजाम दिया था। जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर, जिसका आप नाम सभी जानते होंगे, पाकिस्तान में है और भारत बहुत बार उसके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करता है। इंटरनेशनल टेररिस्ट उसको घोषित करवाने की कोशिश करता है यूएनएससी में, और चाइना उसको हर बार जो है रोक देता है। वो आपको बहुत बार उसका नाम सुनते होंगे। उसका एक सरगना था गाजी बाबा, उसका भी आपने नाम सुना होगा। वो भारत के अंदर इंडियन जो जैश-ए-मोहम्मद था, जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर के अंदर एक्टिवेट था, वहां का सरगना था। उसके कहने पे ये पूरा ऑपरेशन हुआ था। तो इसके अंदर जो है कितने लोग मारे गए? 6 तो दिल्ली पुलिस के पर्सनल मारे गए, जो है पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के पर्सनल मारे गए, एक गार्डनर जो है गार्ड था जो है उसकी डेथ हुई। तो टोटल 9 लोग जो हैं जिसमें भारत के मारे गए थे, और जो 5 टेररिस्ट थे उनको भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया था पार्लियामेंट के बाहर। तो ये लोग जो है पार्लियामेंट में आते हैं और इन्होंने इस तरीके की मचाया था, पूरी तरीके से अपना आतंक मचाया था। कैसे हुआ ये पूरा घटनाक्रम, इसकी हम बात करते हैं। तो 13 दिसंबर की बात है, सुबह की बात है, 11 बजे के आसपास भारत का जो संसद है उसके अंदर लोकसभा में शीतकालीन सेशन चल रहा था। शीतकालीन सदन जो है चलता रहता है, उस समय चीजें चल रही थी। और उसमें क्या होता है कि विपक्ष में उस समय जानते हैं आप कांग्रेस थी और एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे। तो एनडीए की सरकार के दौरान कुछ डिस्कशन चल रहा था, तो कुछ ऐसा हुआ कि विपक्ष ने कुछ वहां पे खलबली सी मचा दी थी। एक तरह से विपक्ष ने हो हल्ला मचा दिया था, जो आप जानते हैं कि होता ही रहता है। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी आप देखते होंगे तो आपको पता ही है, ये सब बहस के दौरान हो जाता है। तो 40 मिनट के लिए क्या है कि इसको एडजर्न कर दिया था, पार्लियामेंट को एक बार के लिए कह दिया था लोकसभा को कि 40 मिनट के ब्रेक के बाद मिलते हैं। और 40 मिनट के बाद क्या है, लंच का समय भी हो रहा था। तो एक बार के लिए कुछ जो है प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता और कई मंत्री जो हैं वो अपने अपने घर जाके अपना लंच वगैरह लेने के लिए जा चुके थे।
तो प्रधानमंत्री जी जा चुके थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सोनिया गांधी जी जो उस समय अपोजिशन लीडर थी वो भी अपने घर जा चुकी थी, वो उनको भी खाना खाने के लिए जाना था, और कई लोग जा चुके थे। लेकिन फिर भी 100 से ज्यादा जो है एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो यहाँ पे मौजूद थे, इंक्लूडिंग उस समय के होम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी जी भी यहीं पे थे, और हरिन पाठक जो है उस समय स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ऑफ डिफेंस जो है ये भी यहीं पे थे। तो ये सब लोग यहाँ पे थे, तो काफी लोग यहाँ पे थे, और बाकी सिक्योरिटी के लोग जो है और कई ऑफिशियल्स जो है वो तो थे ही पार्लियामेंट में, तो ये सब यहाँ पे लोग थे। और उसी दौरान ये 5 लोग जो है वो बिल्डिंग में एंट्री करते हैं। कैसे एंट्री करते हैं, देखिए ये लोग क्या करते हैं, एक एम्बेसडर कार खरीदते हैं। 5 आतंकवादी जो पाकिस्तान से आए थे, कश्मीर के रास्ते होके ये दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद ये यहाँ पे आके कुछ इंडियन से मिलते हैं, अफजल गुरु शौकत जैसे लोगों से मिलते हैं, वो इनको कुछ दस्तावेज प्रोवाइड करते हैं, और ये अपने साथ हैंड ग्रेनेड, AK-47 राइफल्स, लॉन्चर, पिस्टल, ये सब चीजें लेके आते हैं। एक पुरानी एम्बेसडर खरीदते हैं सेकंड हैंड, उसके ऊपर होम मिनिस्ट्री का एक फेक स्टिकर लगाते हैं, पार्लियामेंट का स्टिकर लगाते हैं अपने व्हीकल के ऊपर, ताकि ये पार्लियामेंट के अंदर घुस सके और इनकी चेकिंग ना हो। और उस समय की जो खामी थी, उस समय सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के अंडर आता था पूरा पार्लियामेंट का सिक्योरिटी सिस्टम, उनका उस समय प्रोटोकॉल में भी यही सब चीजें थी कि जिसके पास जो स्टिकर लगा होगा मिनिस्ट्री का या पार्लियामेंट का स्टिकर लगा, उस व्हीकल की ज्यादा चेकिंग होती नहीं थी, लेकिन नॉर्मली थोड़ी बहुत चेकिंग होती रहती थी। और वो उस दिन क्या है कि कुछ गलती रही और ये जो है एम्बेसडर कार जो है वो अंदर घुस गई। अब ये कार जो है वो अंदर बड़ी स्पीड से घुसी, तो गार्ड को कहीं ना कहीं डाउट हो गया, क्योंकि पार्लियामेंट के गेट के अंदर घुसने के बाद कोई भी कार बहुत ज्यादा गति से नहीं भागती है, वो आराम से ही चलते हैं। लेकिन जब इसको रोकने की कोशिश करी तो ये भाग गई। ये कार में 5 लोग बैठे थे और वो भागी। गार्ड ने इसको ब्लॉक करने की कोशिश की, भागा, तो ये जो गाड़ी जिस दिशा में इसको जाना था, इनको जो इनका प्लान था, ओरिजिनली प्लान था, वहां से इसको मुड़ के जाना पड़ा, और भाग के ये जो कार है जिसमें AK-47 लेके ये इसके 5 आतंकवादी बैठे थे, ये जो है सीधा की सीधा वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत जी जो थे उस समय, उनकी गाड़ी से जाके टकरा जाती है। कृष्णकांत जी जो है वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय, आप जानते हैं कि वो राज्यसभा का मेंबर भी होता है, उपराष्ट्रपति, और वो उनको निकलना होता है। उस समय वो निकल रहे होते हैं, उनका काफिला निकलना ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ये गाड़ी एम्बेसडर कार टकरा जाती है। इसके अंदर जो है बाद में जब इस गाड़ी की जांच हुई थी तो आपको ताज्जुब होगा कि 30 किलो से ज्यादा इसके अंदर RDX था, और उस RDX को इस तरीके से पूरी तरह से प्लांट कर रखा था कि अगर ये आतंकवादी अपना जो है गोलीबारी में मारे गए तो इन्होंने रिमोट का अगर बटन दबा दिया तो वो एम्बेसडर कार उड़ा देंगे, और एम्बेसडर कार अगर इतना RDX के साथ उड़ा देते तो आधा पार्लियामेंट जो है पूरा उड़ सकता था इससे। लेकिन जो टक्कर हुई वाइस प्रेसिडेंट की गाड़ी से, उससे क्या है कि वो जो वायरिंग है वो टूट गई। अच्छा हुआ कि वो वायरिंग टूट गई और रिमोट से वो जो है वो बॉम्ब विस्फोट धमाका नहीं किया जा सकता था, इससे हम बहुत ज्यादा बच गए। तो ये चीज हो गई। तो वाइस प्रेसिडेंट्स के जो गार्ड हैं उन्होंने और सिक्योरिटी पर्सनल्स ने इनको रोकने की कोशिश करी, लेकिन इसी दौरान इन टूरिस्ट ने 4 दरवाजे खुलते हैं इस व्हीकल के, और उसमें से गोलीबारी करनी शुरू कर देते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखना चाहते हैं तो कुछ क्लिप्स आपको मिल जाएंगी। और अभी के मेनन की एक सीरीज आई थी, के मेनन जो आप जानते हैं एक्टर हैं, बेहतरीन एक्टर है, उनकी एक बहुत अच्छी सीरीज आई थी, उस सीरीज का मैं नाम भूल रहा हूँ, स्पेशल ऑप्स। हाँ, स्पेशल ऑप्स जो आई थी उसमें उस पार्लियामेंट अटैक को पूरा फिल्मा के दिखाया गया है कि किस तरीके से वो अटैक हुआ था। तो उसमें ये सब चीजें हुई, और इसी तरीके का अटैक जो है जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली है श्रीनगर में, वहां पे भी हो चुका था 2001 में ही, अक्टूबर महीने में, उसमें 38 लोग मारे गए थे। तो ये जो घटनाक्रम है हो रही थी, जैश ए मोहम्मद ये करवा रहा था, और जैश ए मोहम्मद ने देश भर के कई जो बड़े इंस्टीट्यूशंस थे, जहां पे जो संसद थी या कहीं की विधानसभा थी, वहां की रेकी करवा रखी थी कि वहां पे किस तरीके के सिक्योरिटी सिस्टम है और किस तरह से उसको ब्रीच करके अंदर घुसा जा सकता है। तो इन्होंने किया और यहाँ पे घुस गए और भारत की पार्लियामेंट के अंदर पहुंच गए। किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। बाहर ये गोलीबारी हो रही थी, तभी भी अंदर जो पार्लियामेंटेरियन बैठे थे उनको लग रहा था कि कुछ ऐसे ही कुछ चल रहा है, कोई पटाखे वटाखे जल गए। लेकिन पहला जब ग्रेनेड फटा तब सबको पता चल गया, और पार्लियामेंट के आप जानते हैं कि कई सारे गेट हैं, उन गेट्स में सभी सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो आके वहां पे तैनात हो गए, अंदर पार्लियामेंट्स के को बंद कर दिया गया। तो ये सब चीजें घटनाक्रम हो रही थी। और उसमें से जो है इनको देखिए, ये जो टेररिस्ट थे ये जब आए, इन्होंने रेकी कर ली थी अंदर कैसे घुसना है, लेकिन इनको भी ना पूरा पार्लियामेंट का ये सिस्टम नहीं पता था कि कौन से गेट से कब मेन हॉल के अंदर कैसे एंट्री करी जा सकती है। अगर ये मेन हॉल के अंदर एंट्री कर देते तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था, लेकिन फिर भी बहुत नुकसान हुआ हमें।
पांचों टेररिस्ट को हालांकि न्यूट्रलाइज कर दिया। एक ने अपने आप, एक फिदाइन जो था उसने अपने आप को धमाके में उड़ा लिया। 4 को धीरे धीरे करके अगले पौने एक घंटे में, 1 घंटे के अंदर न्यूट्रलाइज कर दिया, मार दिया गया। और 22 लोग जो हैं इसमें इंजर्ड हुए। सिक्योरिटी के ही मेन लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए थे और इसमें से 9 लोग जो है मारे गए हमारे। और कोई भी मिनिस्टर जो है या एमपी जो है वो इसमें इंसिडेंट में हर्ट नहीं हुआ, उन सभी को अंदर रखा गया। और सब जो चीज़ें चल रही थी वो टेलीविजन के ऊपर लाइव चल रही थी, टेलीकास्ट हो रहा था। और 12:15 के आसपास इसी दिन जो है पूरा इन 5 आतंकवादियों को मार दिया था। हालांकि इन्होंने बहुत सारे ग्रेनेड अलग अलग डायरेक्शंस में फेंके थे। वो जो है ग्रेनेड्स और जो बॉम्ब थे वो 2-3 बजे तक फट रहे थे, क्योंकि उसमें से कोई बॉम्ब फटा नहीं था, वो बाद में फट रहा था। उसके बाद वहाँ पे प्रॉपर तरीके से सब आ गए थे, वहाँ पे एनएसजी कमांडो भी आ गए थे, उसके अलावा बॉम्ब डिफ्यूजिंग जो है स्क्वाड है वो भी आ गई थी, सब लोग आ गए थे। लेकिन कंटिन्यूसली 3 बजे तक जो है पार्लियामेंट को पूरी तरह से सुरक्षित किया गया। इन जो हमारे एमपीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको सुरक्षित बाहर निकाल के पहुंचाया गया। और हमने इस चीज़ को, हमारे सुरक्षा गार्ड्स ने, हमारी सिक्योरिटी टीम्स ने किसी भी तरीके से मैनेज किया। इन टेररिस्ट्स का जो इंटेंशंस था वो बिल्डिंग के अंदर जाके किसी भी तरीके से अनडिस्क्रिमिनेटली शूट आउट करना था कि कोई भी रास्ते में आए उसको मारना है। और स्पेशली जो बड़े एमपी मिनिस्टर्स हैं उनको टारगेट करना है। इन्होंने इसमें से जो इनका मेन सरगना था मोहम्मद, जो आगे था, उसका मैं आगे नाम भी बताऊंगा आपको कौन कौन थे, उसने फोन करके भी पता किया था अपना जो उसका जो फ्रेंड था जो दिल्ली में शौकत था, जो आगे उसका नाम आता है उसका शौकत, और अफजल गुरु को जिसको फांसी हुई, आप जानते होंगे नाम, काफी बार कंट्रोवर्सी में भी रहता है। तो उनको फोन करके पूछा भी था कि कौन कौन पार्लियामेंट के अंदर बड़ा नेता है, किसको हम कहां से टारगेट कर सकते हैं, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाया। तो ये सब चीजें, हालांकि ये छोटा सा इंसिडेंट था, 1-1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर सब कुछ निपट गया था, लेकिन ये इवेंट जो है ये बड़ा हो सकता था। और ये साइकोलॉजिकली तो बहुत बड़ा अटैक था, भारत की संसद पे अटैक, पूरी दुनिया के लिए ये एक बड़ा वो था। क्योंकि 9/11 भी तो कुछ समय पहले ही हुआ था अमेरिका के अंदर, आप जानते हैं कि WTC पे अटैक हुआ था। अमेरिका ये कह रहा था कि हम वॉर अगेंस्ट टेररिज्म स्टार्ट कर चुके हैं, अफगानिस्तान में चल रहा है। और भारत के ऊपर ये पाकिस्तान के जो सरगना है, पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, वो कंटिन्यूसली उस समय कंटिन्यू अटैक करे जा रहे थे, और जैश ए मोहम्मद। तो ये टेररिस्ट अटैक जो है वो भारत की हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर था, भारत की संसद के ऊपर था। जब पुलिस ने उसके बाद 3-4 बजे तक पूरी इन्वेस्टिगेशन करी, इनके आइडेंटिटी कार्ड और इनसे जो भी चीजें थी वो निकाला, इनके नाम वगैरह पता किए, तो पता चला कि 5 आतंकवादी हैं। उनका नाम है हमजा, हैदर इलियास, तो हैदर का इसका नाम है तोफियस, राणा, रणविजय और मोहम्मद। ये 5 थे। ये मोहम्मद इसमें चीफ था इनका, ये लीड कर रहा था। ये 5 आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के मेंबर थे, पाकिस्तान से ये भारत आए थे। और जैश ए मोहम्मद के इन सरगनाओं को गाजी बाबा जो है उसने आदेश दिया था कि भारत की संसद के ऊपर अटैक करना है। उस गाजी बाबा को भारत की मिलिट्री ने आगे चल के कश्मीर में आगे न्यूट्रलाइज कर दिया था, मार दिया था। लेकिन इसका जो मेन सरगना है जैश ए मोहम्मद का, पाकिस्तान में है वो उसका इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का मोहम्मद, जो मौलाना मोहम्मद अजहर महमूद है, वो है। उसको हम अभी भी उसको हम नहीं कर पा रहे हैं, कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारी गिरफ्त में नहीं आ रहा है। कभी तो आएगा, एक दिन तो मरेगा, देखते हैं कब। तो ये सब चीजें हुई। और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने जब पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, आगे चल के किया, तो उसमें इनको ये भी था कि भारत का भी कोई आदमी तो इन्वॉल्व है, ये सीधा आके तो ऐसा कर नहीं सकते। और इसमें इन्होंने देखा कि तुरंत भारत सरकार और भारत की जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स थे, उन्होंने ये भी पता लगा लिया कि ISI जो पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी है, जो ऐसे काम करवाती है भारत में और दूसरे देशों में, वो उसने इंटर सर्विस इंटेलिजेंस इसका नाम है, इसने भी इसके अंदर शामिल था, ये भी ग्रुप, और इसने जैश ए मोहम्मद को सपोर्ट किया है। फिर उसके बाद मोहम्मद का फोन जो है जब उसको चेक किया गया और उसमें देखे गए कि कौन किस किस को कॉल किया गया, तो 3 लोगों का नाम उसमें है। एक था मोहम्मद अफजल गुरु, ये कश्मीर में पैदा हुआ, दिल्ली में रहता था, और इसका नाम आप सभी ने सुना होगा। शौकत हुसैन गुरु, ये भी कश्मीर में पैदा हुआ। और एक जो है एक प्रोफेसर था सैयद अब्दुल रहमान गिलानी। ये 3 लोगों का नाम सामने आता है क्योंकि इनके कॉल रिकॉर्ड्स में मिल जाता है, उन आतंकवादियों की कॉल डिटेल्स में पता चल जाता है कि इन लोगों को कॉल किया गया है। उसके अलावा एक लेडी थी, ये जो शौकत की वाइफ है, जिसका नाम था अस्फान गुरु, और इसका शादी से पहले नवजोत सांधु नाम था। शादी से पहले तो नवजोत सांधु भी नाम आपने कई बार पढ़ा होगा। तो ये लोग थे, जो 4 लोगों का नाम आया कि इस पूरे घटनाक्रम में इनकी भी कहीं ना कहीं भूमिका रही है। तो इनके ऊपर केस चलाया गया
और उसके अलावा कुछ और भी ऑफेंडर थे, कुछ ऐसे थे जो बाहर थे, देश के बाहर थे, उनका इन्वॉल्वमेंट और कुछ थे। लेकिन यहाँ पे इन 4 लोगों का नाम था। ये अफजल गुरु है, इसको फांसी हुई थी 2013 में। इसकी बात है, ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी रहती है, इसकी बातचीत काफ़ी चर्चा में रहता है। कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी आए थे, इंडिया से भी कई लोग ऐसे थे जो इसको फांसी नहीं देना चाहते थे। वो एक अलग विवाद है, उसके ऊपर हम कभी इसी की बायोग्राफी कवर करेंगे, तब देखेंगे कि कितना पढ़ा लिखा आदमी और ये कैसे टेररिस्ट बना और क्या क्या इसने किया, क्या है वो पूरी कंट्रोवर्सी। अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं जल्दी लेके आऊंगा। तो उसके बाद कंक्लूजन, इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन के बाद सेक्शन 173 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत इनके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई, जो मतलब एक फास्ट प्रोसीजर है, एक फास्ट कोर्ट बना के इसके ऊपर इनके ऊपर कार्रवाई करी। और इंडियन पिनल कोड का जो द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट है 2002 में, पोटा एक्ट इसको कहा जाता है, और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट जो है, इसके तहत इनके ऊपर कार्रवाई करी। सेशन कोर्ट्स के अंदर कार्रवाई चली। स्पेशल कोर्ट जो है, इसमें S.N. ढींगरा साहब जो हमारे जस्टिस थे, उन्होंने इनकी कार्रवाई को सुना। ट्रायल हुआ, कंक्लूड हुआ। 6 महीने के अंदर बहुत सारी चीजें हुई। 80 से ज्यादा विटनेस को यहाँ पे एग्जामिन किया गया। उसके अलावा 10 विटनेस जो है वो SAR गिलानी की तरफ से भी आए। ऐसी सब चीजें हुई और 300 से ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन जो है वो यहाँ पे हुए। सब लोगों की अलग अलग भूमिका रही, पता चला कि क्या क्या हुआ है। तो पूरा जो वाकया हुआ उसके दौरान जो है, इस कोर्ट ने, जो सेशन कोर्ट था, इसने ढींगरा साहब ने इनको क्या क्या सजा दी। देखिए, अफजल गुरु और शौकत हुसैन को तो अफजल गुरु, शौकत हुसैन और गिलानी तीनों को फांसी दे दी गई, फांसी की सजा सुनाई गई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट में, सॉरी। फिर गिलानी को और हुसैन, शौकत को फांसी हुई नहीं है, सिर्फ अफजल गुरु को हुई है इस केस में फांसी, ध्यान रखिएगा। तो इन तीनों को सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई गई थी। और जो ये महिला थी नवजोत सांधू, जो इसकी वाइफ थी शौकत हुसैन की, इसको, इसके बारे में ये पता चला कि ये जो है इस पूरे घटनाक्रम में साजिश में कहीं शामिल नहीं थी, लेकिन इसको कुछ कुछ चीजों का पता था, लेकिन इसने पुलिस को नहीं बताया। इसलिए इसको, ये भी दोषी है जो पता होते हुए भी किसी भी गुनाह को और देश के ऊपर होते हुए हमले को ना रुकवाए और उसके ऊपर उसकी एक तरह से पुलिस को सूचना ना दे, वो भी एक तरह से क्या है, गुनहगार है। तो उसको 5 साल की सजा हुई। तो इनके ऊपर जो केस चला, इनके ऊपर, इन 3 लोगों के ऊपर, अफजल गुरु, शौकत हुसैन और गिलानी के ऊपर, इनके अंडर ऊपर चला सेक्शन 121, 21A, 122, सेक्शन 120B, इनके ऊपर केस चला। उसके बाद 302 और 307 जो है मर्डर की ऊपर लगे। सेक्शन 120B और IPC की जो है धारा है, सब सेक्शन जो है 1235 लगे। ये सारे सेक्शंस लगा के पोटा एक्ट के तहत इनको सजा दी गई। और नवजोत सांधू को एक अकेली ऐसी थी जिनको क्या है यहाँ पे 5 साल की इम्प्रिजनमेंट मिली, और बाकी तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। अब ये जो है केस, आप जानते हैं कि आगे हाई कोर्ट में भी जाना था, सुप्रीम कोर्ट में भी जाना था। तो हाई कोर्ट के अंदर जब ये केस गया, गिलानी को राम जेठमलानी, जो देश के एक बहुत ही प्रोमिनेंट, आप जानते हैं कि वो रहे हैं, वकील रहे हैं, इन्होंने इनको रिप्रेजेंट किया था और सुप्रीम कोर्ट में भी इनको रिप्रेजेंट किया था आगे चल के। तो गिलानी को का जो यहाँ पे पूरा निकल के आया, तो गिलानी को पता नहीं था। अफजल गुरु के इंटरव्यू में भी आप देखेंगे तो उसने ये बताया है कि मैंने ये बोल के गिलानी को बरगलाया कि ये मेरे 5 कजिन हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, पाकिस्तान से आए हैं, इनको UAE भेजना है, ये सब बातें करके। गिलानी को पूरी घटनाक्रम के बारे में पता नहीं था। तो गिलानी से जो भी इन्होंने सपोर्ट लिया, जो भी चीजें पता करी, जो भी उससे ली, वो अनजान में ली, ऐसा इनका मानना है। और कोर्ट के दस्तावेज भी यही कहते हैं। तो गिलानी यहाँ पे निर्दोष साबित हो गया और उसको एक्विटल मिल गया, उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया गिलानी को। और उसके बाद शौकत जो है और अफजल है, उसको डेथ सेंटेंस मिला। उसके बाद आगे चल के जो है सुप्रीम कोर्ट में इसमें क्या किया गया कि शौकत को भी 10 साल की सजा दे दी गई और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया था, 10 साल की सजा दी गई थी। और उसके बाद इसकी सजा पूरी होने से पहले ही 9 महीने पहले इसको अच्छे बिहेवियर की वजह से इसको जेल से रिहा कर दिया गया। तो अब कई लोग इस पे सवाल करते हैं कि हुसैन का, जो शौकत हुसैन ने जितना बड़ा क्राइम किया था, उसके हिसाब से उसको पनिशमेंट उसका पूरा हुआ कि नहीं हुआ, वो देखिए अपने अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरा नाम आता है अफजल गुरु का, जो कि मेन था इसका, इस पूरे ग्रुप में, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा चार्जेस थे, सबसे ज्यादा जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल था, जो कि मदद कर रहा था, जो कि पैसा, हथियार, ये सब मुहैया करवा रहा था, वो था अफजल गुरु। इसको फांसी की सजा दी गई और ये फांसी जो है 9 फरवरी 2013 को हुई, फांसी हुई। हालांकि इसकी वाइफ ने राष्ट्रपति जी को लिखा था, मर्सी पिटीशन भी दायर करी थी, वो मर्सी पिटीशन जो है वो खारिज कर दी गई। और इसकी जो हैंगिंग है वो कंट्रोवर्शियल रही। कई लोगों ने ये कहा कि इतना समय क्यों लगा जस्टिस में, 2013 तक का समय क्यों लगा, 12 साल लगा दिए हमने इसको फांसी पे चढ़ाने में।
और कुछ लोगों का ये कहना कि इसको फांसी क्यों हुई, इसके जो है अवशेष जो है इसकी वो है वो घर वालों को नहीं दी गई, कई सारी बातें हैं वो हम कभी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अफजल गुरु को फांसी हो गई और इसका जो सरगना था जैश ए मोहम्मद का इंडिया में, वो जो लीडर था गाजी बाबा, उसको भी भारत की आर्मी ने उसके इंतजाम तक पहुंचाया, उसको भी मार गिराया जम्मू कश्मीर में आगे चल के। लेकिन ये जो घटना थी ये भारत के लिए एक चैलेंज थी, पाकिस्तान की तरफ से चैलेंज थी। बॉर्डर पार से आतंकवादी आए हैं, सब जानते थे। पाकिस्तान इस बात को मानने से इनकार कर रहा था। पाकिस्तान ने यहाँ तक कह दिया था कि भारत जो है वो जानबूझ के भारत पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और उनको भी पता था कि उनका इन्वॉल्वमेंट है, पूरी दुनिया का जो सेंटिमेंट है वो भारत की तरफ था। इवन कुछ पाकिस्तान के मंत्रियों ने कुछ भड़काऊ भाषण भी दे दिए कि हम देख लेंगे भारत को, कि हमारे ऊपर आरोप लगाने की जरूरत नहीं है, हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं। और उस समय तक भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्री बन चुके थे। साल 1998 से ही भारत और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन थे। तो ये जो इसके बाद जो घटना हुई, ऑपरेशन पराक्रम जो भारत की तरफ से हुआ और इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक स्टैंड ऑफ हुआ, उसकी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि 2001-2 के बीच में ये भारत ने ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च किया था। दोनों की LOC भी क्रॉस हो गई थी यहाँ पे, भारत की तरफ से भी, उनकी तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से। कश्मीर रीजन में ये जो है घटनाक्रम हुआ था। दोनों ही तरफ से जो है सिचुएशन बहुत ज्यादा टेंस हो चुकी थी। कारगिल वॉर के बाद ये पहली ऐसी घटना थी जब दोनों देशों के बीच में इतना बड़ा स्टैंड ऑफ हुआ हो। इंटरनेशनली जो है इंटेंशंस को कई लीडर्स ने डी एक्सेलरेट करने की कोशिश करी, डिप्लोमेटिक मीडिएशंस हुए। अक्टूबर 2002 में फाइनली इंडिया और पाकिस्तान ने अपने अपने ट्रूप्स को इंटरनेशनल बाउंडर से पीछे खींच लिया। ऐसी चीजें हुई। क्या कुछ हुआ था वो हम ऑपरेशन पराक्रम के डिस्कशन के समय डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सब चीजें हुई बेसिकली भारत का, ये जो भारत की पार्लियामेंट के ऊपर जो अटैक हुआ, इसमें हमारे जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाई, देश को प्रोटेक्ट किया, पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट किया। इनको तो हम नमन करते हैं, दिल से, तहे दिल से नमन करते हैं। लेकिन उसके बाद हमारे सुरक्षा इंतजामात जो है उनको भी मजबूत किया है और हमारे जवानों को बेहतर इक्विपमेंट्स और बेहतर तरीके से ट्रेनिंग तो उनकी अच्छी होती है, उनके बेहतर इक्विपमेंट्स देने की जरूरत है और बेहतर तरीके से सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। अभी भी अगर कोई कमी रह गई हो कि ऐसी नौबत दोबारा ना आए और हमारे लोगों को ऐसे जान ना गंवानी पड़े और हमारी इंटरनेशनल स्तर पे बेइज्जती भी ना हो। क्योंकि भारत के पार्लियामेंट पे अटैक होना एक तरीके का बहुत बड़ा बुरा भी है, एक बुरा संदेश भी जाता है कि भारत अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट करेगा अगर अपनी पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन अब हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं। हमने सीखा है, इस चीज़ों को देख के सीखा भी है और जब सीखते हैं तो आगे समय के साथ बदलाव भी होते हैं। होपफुली आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, लेकिन साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिएगा, जहां पे आपको इन वीडियोस से रिलेटेड PDF भी मिल जाएंगे, इनसे रिलेटेड वीडियोस भी मिल जाएंगे। साथ ही आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पे चैट सेक्शन में अगर आप कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं, कुछ भी वीडियो बनवाना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस। और साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी के जो प्रीमियम कोर्सेज हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही अप्रोप्रिएट प्राइस में। यहाँ पे आपको इन वीडियोस की PDF, इनके रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स और इनसे रिलेटेड टेस्ट भी मिलेंगे ताकि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकें और अपना एनालिसिस भी कर सकें। सो सक्सेस प्लस एकेडमी के सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़िएगा। ये QR कोड स्कैन करेंगे तो आप इंस्टाग्राम से जुड़ेंगे, जहाँ पे आपको चैनल से रिलेटेड जो शॉर्ट्स वीडियो हैं वो भी मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।